अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस को। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि बूलियन फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, बेसिकली अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है या बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सप्रेशन है तो जब हम सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में ज़्यादा हम लोग एंड का, और का, नॉट गेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा कि हम कम गेट्स का अपने सर्किट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, कम गेट्स का मतलब है कि सर्किट जो होगा हमारा फिजिकली वो छोटा होगा और सिंपल लगेगा। ठीक है, और आईसी डिज़ाइन जब हम करते हैं तो आईसी डिज़ाइन करते वक्त ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है या बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सप्रेशन है तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम उसको इसलिए करेंगे ताकि जो हमारी लॉजिक गेट्स है वो हम कम यूज़ करें। ठीक है, इससे क्या होगा, फिजिकली हमारा जो सर्किट है वो छोटा और सिंपल लगेगा, और आईसी डिज़ाइन करते वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिटी रा। आइडेंटिटी रा में क्या है, ए और ज़ीरो किसके बराबर है, ए के बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एक स्विच ए है और साथ में एक वायर है जो ज़ीरो है, ठीक है ना, ये वायर हमेशा क्या रहेगी, ये वायर हमेशा बंद रहेगी। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अगर एक ब्रांच हमेशा ज़ीरो है यानी कि एक ब्रांच हमेशा बंद है तो हमारी जो आउटपुट होती है, हमारा जो करंट होता है वो पहले के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना, अब इस केस में क्या है, ये जो ज़ीरो है मेरे, ये हमेशा बंद है, वायर हमेशा बंद रहेगी, तो मेरा करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ज़ीरो भी हो सकता है और ए हमारा यहाँ पे वन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ओड गेट का आपको टेबल दिखाऊँ, आप यहाँ पे ये ओड गेट का टेबल देखें तो ओड गेट के टेबल में क्या है, यहाँ पास ज़ीरो है, तो ओड गेट के टेबल में ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, एक बी में ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है और एक हमारे पास ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर ए मेरा ज़ीरो होगा तो यहाँ से क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारी आउटपुट इस ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर हमारा यहाँ पे ए क्या होगा, वन होगा, तो आउटपुट क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम बात करें इसमें अपने एंड गेट की, तो एंड गेट पे हम यही कहता है कि अगर हमारी जो एक वायर है, यहाँ पे ये एक वायर हमारी वन है यानी कि ये ओपन है, ऑन है, तो भी करंट जो होगा वो हमारी इस पहले ए के ऊपर जो होगा डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, सीरीज में अगर एक वायर हमेशा ऑन है तो सर्किट का रिजल्ट सिर्फ ए पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यहाँ भी सर्किट का रिजल्ट ए पर डिपेंड करेगा और यहाँ भी सर्किट का रिजल्ट ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एंड का टेबल, तो एंड के टेबल में अगर आप देखिए, ये हमारा एंड का टेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक वायर क्या है, हमेशा ऑन है यानी कि वन है। तो इस केस में हम इनको देखेंगे, एक इसको और एक इसको, दोनों हमारी वन वन है। तो अगर आंसर ज़ीरो आएगा तो आउटपुट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अगर हम ए ज़ीरो एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या होगी, ज़ीरो होगी, और अगर हम ए वन एंटर करेंगे तो आउटपुट भी क्या होगी, वन होगी। आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नीचे आते हैं हमारे पास नल्ला। नल्ला हमसे क्या कहता है कि अगर एक स्विच ए है, ठीक है, और एक वायर आपके पास क्या है, वन है, और वायर हमारे पास हमेशा ऑन है, वन है और वायर हमारे पास क्या है, हमेशा ऑन है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अगर हमेशा वायर एक ऑन रहती है तो बल्ब हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अगर ये वायर ऑन है तो बल्ब हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, चाहे ए हमारा ऑन हो या ए हमारा ऑफ हो। फिर से हम अपने टेबल की तरफ आते हैं, ये हमारे पास टेबल है ओर का, ये मैंने ओर का टेबल बनाया हुआ है। बी हमारे पास क्या है, वन है, देखिए ये बी हमारे पास क्या है, वन है, और यहाँ बी हमारे पास क्या है, वन है। अगर ए ज़ीरो भी होगा तो आंसर वन ही आएगा, और अगर ए वन होगा तो आंसर वन ही आएगा। समझ आ गई कि अगर हमारा ए हमेशा यहाँ पे वन, हमेशा यहाँ पे क्या ऑन है, तो ए ज़ीरो भी होगा तो आंसर वन आएगा, और ए वन भी होगा तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। हमारा बल्ब हमेशा ऑन ही रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ इसके एंड गेट में, तो एंड गेट हमसे क्या कहता है, अगर सीरीज़ में हम अपना सर्किट बना रहे हैं तो एक स्विच ए है और एक वायर है ज़ीरो, जो हमेशा क्या रहेगी, बंद ही रहेगी, ऑफ ही रहेगी। तो सीरीज़ में अगर एक ब्रांच हमेशा ऑफ ही रहती है, ठीक है, ऑफ ही रहती है, तो करंट कभी पास नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसका भी यहाँ पे टेबल देखें, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, एंड गेट का। अब यहाँ पे हमने देखनी इसको, ये ज़ीरो को
और इस ज़ीरो को हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो ए अगर हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, तब भी आउटपुट ज़ीरो आएगी। अगर ए वन रहेगा तब भी आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। जैसा कि अभी इसने कहा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हमारी एक वायर हमेशा ज़ीरो रहेगी तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। मतलब कि हमारा बल्ब जो है वो हमेशा ऑफ ही रहेगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ की तरफ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ हमसे कहता है कि बूलियन जबड़ा में, जैसे कि हमें पता है ये और गेट है, ठीक है। और गेट में क्या होती है, दोनों इनपुट्स वन हो या कोई एक भी इनपुट वन हो तो आंसर वन ही आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों इनपुट सेम होगी तो आंसर भी सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो आएगा। अगर यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे ए एंड ए इक्वल ए के है, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका आंसर ज़ीरो है और यहाँ पे ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आएगा, यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कंप्लीमेंट लॉ की तरफ। कंप्लीमेंट लॉ हमसे क्या कहता है कि अगर आपका एक स्विच ए है और अगर हम उसका उल्टा ले लें, ठीक है, तो हमारे पास बल्ब हमेशा वन ही रहेगा, यानी कि ऑन ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल दी हुई है, ए मैंने ज़ीरो दिया, ये मैंने यहाँ पे अपना और का ऑपरेटर लगाया, प्लस अब ये जो मैंने ए ज़ीरो लिया था मैंने उसी का ऊपर कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है। ये ज़ीरो यहाँ पे वैसे ही आ गया, प्लस का सिंबल यहाँ पे वैसे ही आ गया, लेकिन ज़ीरो कंप्लीमेंट क्या होता है, वन होता है, और ज़ीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अगर हम टेबल में भी देखें कि ज़ीरो वन क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आ जाए, इस केस में क्या होता है हमारा, अगर हम सीरीज़ केस की बात करें तो एक स्विच और उसका उल्टा सीरीज़ में हो तो बल्ब हमेशा बंद ही रहता है, यानी कि जलता नहीं है। तो यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। ये ए मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, ये मैंने लगाया है एंड का ऑपरेटर, ठीक है, ये डॉट एंड का ऑपरेटर है, और ये ए क्या था, ज़ीरो था, ज़ीरो के ऊपर मैंने लगाया था कंप्लीमेंट, ठीक है। ये ज़ीरो यहाँ पे वैसे ही आ गया, एंड का ऑपरेटर यहाँ वैसे ही आ गया, और ज़ीरो कंप्लीमेंट वन होता है, ज़ीरो डॉट वन, ज़ीरो एंड वन, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका टेबल भी देखें तो ज़ीरो एंड वन आंसर क्या है, ज़ीरो आया। यहाँ से भी देखें तो ज़ीरो एंड वन आंसर क्या आया, वन ही आया, सॉरी ज़ीरो आया, ठीक है। अब नीचे हमारा आता है कंप्यूटेटिव लॉ। कंप्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, और ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल देखूँ, ये एक ए इनपुट है, ये एक मेरे पास बी इनपुट है, ठीक है। अब मैं इस इनपुट को ए प्लस बी से सॉल्व करूँ, पहले ए को देखो फिर बी को देखो तो आंसर सेम आएगा, या पहले बी को देखो फिर ए को देखो फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम इसी केस में पहले ए को देखूँ फिर उसका एंड रूप बी के साथ, ठीक है ना, डॉट का मतलब है एंड रूप बी के साथ, आंसर सेम आएगा। अगर मैं बी को देखकर एंड रूप ए के साथ फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कंप्यूटेटिव लॉ हमसे यही कहता है कि इनपुट से फ़र्क नहीं पड़ता, इनपुट्स आप आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। 6 पे आते हैं मेरे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमसे क्या कहता है, अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देंगे ना तो ग्रुपिंग चेंज करने से भी आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स कि यहाँ पे देखिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी किया हुआ है, यहाँ मैंने ए प्लस बी प्लस सी किया हुआ है, बी प्लस सी को मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया, तो मैंने अगर ये ब्रैकेट्स को भी चेंज किया है तो आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आएगी। सेम यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आएगी अगर मैं अपनी ग्रुपिंग को चेंज भी कर दूँगी, अपनी ब्रैकेट्स को चेंज भी कर दूँगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमसे यही कहता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए, ये मेरे पास ए वेरिएबल है, और ए वेरिएबल क्या है, एंड है, ठीक है। एंड के अंदर जो मेरे वेरिएबल है वो यूज़ करें और का, ठीक है, तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाएगा, यानी कि ए का यूज़ करेंगे बी के साथ, ए डॉट बी, फिर हम अपना ये यूज़ करेंगे अपना और गेट दरमियान में, फिर हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सी के साथ, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया, हमने अपनी इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ, इस ब्रैकेट को ए को बी के साथ और किया, ठीक है, फिर ए को सी के साथ और किया, और दोनों के सामने हमने अपना एंड गेट लगा दिया, ठीक हो गया, सॉरी और गेट लगा दिया दोनों के दरमियान में हमने अपना। सेम यहाँ पे भी यही होता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल ए है उसका हम और ले रहे हैं ब्रैकेट में, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं अपने एंड वेरिएबल एंड गेट का, ठीक है। डॉट के हमारे पास यहाँ पे एंड गेट है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी हो सकता है, फिर ए प्लस सी हो सकता है, और दरमियान में इन दोनों के दरमियान में हम ये डॉट लगा देंगे, ठीक है, डॉट मीन्स एंड गेट लगा देंगे। फिर आते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है अगर ए एक बार सिंगल है
और में लिखा हो और एक बार किसी और के साथ एंड में लिखा हुआ है, ठीक है। ए जो लिखा हुआ है, अब ध्यान सुनिएगा यहाँ बात आप, ए जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा हमने लिखा हुआ है इसको हमने और में लिखा हुआ है और एक बार हमने इसको लिखा हुआ है एंड में, ठीक है। तो क्या आंसर है? आंसर हमारे पास ए ही आएगा, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ए मैंने एक बार लिखा हुआ है अपने ओरोपेटा के साथ और एक बार लिखा हुआ है मैंने अपने एंडोपेटा के साथ, आंसर ए ही आएगा। सेम यहाँ भी यही है, अगर मैंने ए को एक बार लिखा हुआ है अपने एंडोपेटा के साथ और एक बार लिखा हुआ है मैंने ए को अपने ओरोपेटा के साथ, तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। इसके बाद आता है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है? अगर आप एक एंड ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने एक एंड ऑपरेशन गया है और उस एंड ऑपरेशन का आप नोट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे, दो इनपुट्स में वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। दो इनपुट्स में वो इंडिविजुअली का हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये ए डॉट बी है, ये मेरे पास एक एंड ऑपरेशन है, मैंने इसका क्या लिया? ऊपर कंप्लीमेंट ले लिया, तो इससे क्या होगा? ये दो इनपुट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट दो इनपुट्स में ये हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक ये और ऑपरेशन है और अगर हम और ऑपरेशन का कंप्लीमेंट ले ले तो ये भी हमारे पास दो इंडिविजुअल इनपुट में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है और साथ हम उसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। अब आता है डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ सबसे ईजी लॉ है, ठीक है। अब ये ला के करता है, अगर हम एक ही नंबर का दो बार कंप्लीमेंट ले तो हमारे पास आंसर वही आता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, ये हमारे पास 0 है, अगर हम 0 का दो बार कंप्लीमेंट देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर हमने 0 का एक बार लिया कंप्लीमेंट, आंसर 1 आया, और 1 का लिया कंप्लीमेंट, आंसर क्या आया? 0 आया। अगर यहाँ 1 की किसकी बात करूँ तो 1 के दो कंप्लीमेंट लिए हैं, पहले कंप्लीमेंट में आंसर 0 आया, फिर 0 का कंप्लीमेंट लिया तो आंसर क्या आया? 1 आया, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ डेली लाइफ के सर्किट्स में, तो क्या होता है? अगर एक वायर पर डबल इन्वर्टर लग जाता है, एक वायर पर गति से हमने डबल इन्वर्टर लगा दिया है, तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटपुट हमारे पास ओरिजिनल ही रहेगी,